नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजा है। बीजेपी के कई नेता मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो फिर यह चर्चा तेज हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी फिर अपने कई वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाली है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वो लिस्ट लंबी हो रही है जिसमें मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने वाले नेताओं के नाम दर्ज हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होगा जब देश में लोकसभा का चुनाव होगा। और अगर बिहार की बात करें तो फिर सवाल ये कि बिहार में इस लिस्ट में किसका किसका नाम है। चर्चा हम करते रहे हैं, लेकिन आज एक खास नेता के बारे में चर्चा करेंगे और सवाल यह है कि क्या मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने वाले नेताओं की लिस्ट में उनका भी नाम है। वैसे बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को बिहार में किनारे लगा दिया है, यह बात साफ तौर पर दिखती है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में किनारे लगा दिए गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता तंज भी कसते हैं कि देखिए, सुशील मोदी के लिए हम लोग चिंतित रहते हैं, उनके साथ बीजेपी ने कैसा सलूक किया, उनको किनारे लगा दिया गया। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हमको तो बहुत दुख हुआ जब 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया। तो सुशील मोदी बीजेपी के पोस्टरों से भी गायब ही मिलते हैं। भाजपा के जो पोस्टर, कभी सुशील मोदी का जलवा हुआ करता था बिहार बीजेपी में, बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। इसी फहरिस्त में नाम आता है प्रेम कुमार का। कभी उनको भाजपा का सीएम पद का चेहरा माना जाता था, कभी यह माना जाता था कि वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम आया तो तकरीबन यह तय माना जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन भाजपा ने उनको भी बड़े करीने से किनारे लगाया। नंद किशोर यादव, जो नीतीश कैबिनेट में लगातार मंत्री रहे, बीजेपी का बड़ा चेहरा या भारतीय जनता पार्टी के बड़े यादव चेहरे, बड़े कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी बड़े करीने से किनारे लगाया है। तो ये तो उन नेताओं की लिस्ट है, ये उन नेताओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो किनारे लगा दिए गए हैं। जो किनारे लगने वाले हैं उनकी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। उस लिस्ट में एक बड़ा नाम हो सकता है। हम पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के कितने कद्दावर नेता रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो लगातार केंद्र सरकार में मंत्री रहे। हालांकि अच्छे दिन का वादा करके सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने अपने ही पार्टी के कई नेताओं के बुरे दिन ला दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद रविशंकर, माफ कीजिएगा, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद रविशंकर प्रसाद मंत्री रहे, लेकिन फिर मंत्री पद से उनकी छुट्टी हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा, छुट्टी हुई मंत्रिमंडल विस्तार में, जब जिस वक्त पशुपति पारस मंत्री बनाए गए और उनसे इस्तीफा लिया गया। उसके बाद लगातार ये चर्चा तेज है कि क्या रविशंकर प्रसाद भी निपट जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे, उनको भी किनारे लगा दिया जाएगा, वो भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। तो आज इसी को समझने की कोशिश सब कर रहे हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय जरूर नजर आता दिख रहा है कि मंत्री पद तो चला ही गया, उनकी लोकसभा की सीट भी चली जाएगी। उनकी लोकसभा सीट भी खतरे में है। पटना साहिब लोकसभा सीट से वो सांसद हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस सीट पर लगातार दावेदारी मजबूत हो रही है ऋतुराज सिन्हा की, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, सांसद रहे और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आर.के. सिन्हा के पुत्र हैं। ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं।
और भारतीय जनता पार्टी ने कमोबेश ऋतुराज सिन्हा को उसी तरह से प्रमोट किया है जैसे सम्राट चौधरी को किया है। हालांकि सम्राट चौधरी और ऋतुराज सिन्हा के बीच कोई मुकाबला नहीं है। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के सबसे रसूखदार, सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन ऋतुराज सिन्हा पर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कृपा कुछ ज्यादा ही बरसती रही है। जेपी नड्डा की टीम में उनको जगह मिली। भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय मंत्री हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैंपेन कमेटी में अहम भूमिका उनकी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कैंपेन कमेटी के सदस्य बनाए गए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जिम्मेवारी ऋतुराज सिन्हा ने संभाली और अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है पार्टी का। तो लगातार उनका प्रमोशन होता रहा है। पटना साहिब लोकसभा सीट का जो जातीय समीकरण है, जो गणित है, जातीय गणित है, वो भी ऋतुराज सिन्हा पर बड़ा मुफीद बैठता है, ऋतुराज सिन्हा के लिए बड़ा मुफीद है। और ऋतुराज सिन्हा लोकसभा पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं। वो इन इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं, उस क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं जो पटना साहिब, माफ कीजिएगा, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो जाहिर तौर पर ऋतुराज सिन्हा की यह सक्रियता बताती है कि रविशंकर प्रसाद की सीट खतरे में है। रविशंकर प्रसाद के पास मार्गदर्शक मंडल में जाने का खतरा है। बीजेपी रविशंकर प्रसाद को किनारे लगा सकती है। रविशंकर प्रसाद किसी दूसरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पाटलिपुत्रा, माफ कीजिएगा, पटना साहिब लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर रविशंकर प्रसाद के मुकाबले दावेदारी ऋतुराज सिन्हा की मजबूत हो रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये इस सीट से उम्मीदवार बनाया था बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार यहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते रहे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के रिश्ते जब तल्ख हुए तो शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा और बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को यहां से उम्मीदवार बनाया। शत्रुघ्न सिन्हा को 3,22,849 वोट मिले और बीजेपी का रविशंकर प्रसाद को 6,75,006 वोट मिले। तो बड़े अंतर से रविशंकर प्रसाद ने शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। शत्रुघ्न सिन्हा भी जब तक बीजेपी के टिकट पर लड़ते रहे अपराजय रहे और पटना साहिब को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो क्या ये माने कि अब बीजेपी अपने गढ़ को ऋतुराज सिन्हा के हवाले करने जा रही है? गढ़ का जिम्मा अब ऋतुराज सिन्हा संभालेंगे और भाजपा के गढ़ से ऋतुराज सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल वाली लिस्ट में शुमार हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।